गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आज कुछ नया पढ़ेंगे ना? आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा। भूल गया था क्या? तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने सोचा। किसी का भी डाउट है? MCQ 104 तक ट्रू फॉल्स, इसके बाद आप लोग को ट्रू फॉल्स करना है। ठीक है। नेक्स्ट वीक आप लोग का मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अकाउंट्स होगा। नेक्स्ट वीक मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, बस 3 दिन। उसके बाद वाला वीक टोटली ऑफ मेरा। उसके बाद फिर रेगुलर। ठीक है। डेट क्या है देखो ना, डेट क्या चेक करो। हाँ, अरे डेट 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 पूछ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वीक का सैटरडे या संडे कौन सा डेट है देखो। हाँ, ये सैटरडे नहीं, उसके बाद वाला सैटरडे। कैसे 11 होगा? ये वीक हो गया ना। 6 को होगा, 8 को होगा और 10 को होगा ना। 6, 8, 10। ठीक है। 8 को बर्थडे है क्या आपका? 13 से लेके 17 तक आप लोग का क्लास नहीं होगा। 13 से लेके 17 मतलब वो वाला वीक टोटली ऑफ रहेगा। ठीक है। नहीं नहीं, मेरा 5 दिन है, मैं नहीं ले रहा हूँ कुछ रीजन से। जो हो सितम वो तो गया। मॉडल 3। आज फाइनल अकाउंट पढ़ते। मैं एक्चुअली पढ़ाने वाला था कॉन्साइनमेंट, लेकिन इतना कम है और ये आप लोग के लिए नया चैप्टर है कॉन्साइनमेंट जॉइंट वेंचर। कभी आप लोग टच भी नहीं किए हो, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्टूडेंट आ जाए उसके लिए। फाइनल अकाउंट तो हम लोग सब पढ़े, अगर हम लोग छूट भी जाता है किसी का तो उन लोग शायद कवर कर ले। लेकिन कॉन्साइनमेंट जॉइंट वेंचर थोड़ा सा वेट कम है, 15 मार्क्स का ही आएगा, पर क्वेश्चन तो आएगा। फाइनल अकाउंट, हाँ। देखो बुक में लिखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ना, लेकिन वो ये फाइनल अकाउंट ही है। फाइनल अकाउंट का मतलब अंतिम अकाउंट। इसके बाद मेरा काम खत्म, फिर छुट्टी का छुट्टी। जो होश था वो तो गया। आगे बढ़े, हंस हंस के खत्म। मेरे को भी बताओ, मैं भी हंसूंगा। हाँ, अभी मैथ्स और स्टेट्स। मैं 2 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ। हाँ।
मैंने 2 मिनट के लिए म्यूट किया है, तो 2 मिनट डिस्कस कर लेता हूँ इन लोग से, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है। शुरू करें? चल जाएगा ना इतना से? ना इससे भी ज़्यादा चाहिए? इससे ज़्यादा चाहिए तो शाम को 9 बजे के बाद। देखो, हम लोग को फाइनल अकाउंट करना है किसका? सोल प्रॉपर्टीशिप का। एक है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का और एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैन्युफैक्चरिंग में अपने को माथा नहीं मारना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में माथा ही नहीं मारना है। अपने को माथा मारना है क्या में? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो एक स्टोरी सुनते हैं, छोड़ दो स्टोरी। आज स्टोरी में आप लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। अपन लोग एक फैक्ट्री बनाते हैं। क्या बनाएंगे? फैक्ट्री। ठीक है, पहले मैं अपने अंदर का आर्टिस्ट को बाहर निकालता हूँ। ठीक है, जैसा भी आर्ट बने आप लोग इसको स्वीकार कर लेना। ठीक है, यहाँ से पोल्यूशन फैलता है। ये जो पोल्यूशन फैलता है ना, इसका कॉस्टिंग पड़ता है। ये जो पोल्यूशन निकलता है ना, इसका भी कॉस्टिंग पड़ जाता है कुछ। इसका इम्पेक्ट भी होता है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा, इसको क्या बोला जाता है? इसको कुछ एक नाम से बुलाया जाता है, समथिंग एक्सटर्नलिटीज ऐसा कुछ बोल के बुलाया जाता है। नहीं पता, छोड़ो, इकोनॉमिक्स में पढ़ लेना। ये झांकने के लिए बाहर, ठीक है, यहाँ पे रोड है,
यहाँ पे रोड है, यहाँ पे एक मेडिकल है, ये मेडिकल है। हाँ, अब ये यहाँ से झांकेंगे, किसको पता नहीं, मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरे को मतलब है तो सिर्फ इस फैक्ट्री से। ये दरवाज़ा है, ये वेंटिलेटर है, और ये बाउंड्री लगा हुआ है। क्या बनाए? हाँ, हम लोग क्या बनाएगा? फैक्ट्री तो बन चुका है, ये फैक्ट्री है किस चीज़ का? हाँ, अब क्या प्रोड्यूस करे? अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग सीख पाएंगे, नहीं तो कहाँ से सीख पाएंगे? टी शर्ट, टी शर्ट बोल दिया वो। हाँ, अपना लोगो बना देना। अपना लोगो क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। अपना लोगो, टी शर्ट बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। इसको क्या बोला जाएगा? रॉ मटेरियल। कलर चाहिए, चाहिए। उसके बाद सिलाने के लिए मशीन चाहिए ना, वो तो हो गया मेरा एसेट। एसेट चाहिए। अब ये बनाने के लिए आदमी भी चाहिए, तो वो आदमी को सैलरी दूंगा या वेजेस? कुछ को मैं दूंगा पर यूनिट। अगर आप को मैं दे रहा हूँ 300 पर डे, तो आपको मैं बोलूँगा कम से कम 10 पीस आपको बनाना है, ठीक है? वो हो गया वेजेस। और मैं एक को बोलूँगा कि तुम काम करते रहो, जितना करना है करते रहो, मंथली मैं तुमको 20,000 दूंगा, तो वो हो गया सैलरी। एक हो गया पर यूनिट पे वेजेस जा रहा, और एक हो गया तुम लोग एक देंगे वेजेस और दूसरा देंगे सैलरी, ठीक है? अब ये कपड़ा बाहर से लाना पड़ेगा। बाहर से जब लेके आऊंगा, ठेला, ठेला बनाता हूँ। हाँ, ये ठेला है। हाँ, ये लाऊंगा, वो ठेला वाला को पैसा देना पड़ेगा, तो इसको क्या बोला जाएगा? कैरेज। इनवर्ड या आउटवर्ड? अंदर लेके आ रहा हूँ, इनवर्ड, ठीक है? अब ये लेके आया है, उससे पहले मैंने इसको परचेस भी तो किया होगा। परचेस किया ना, उसके बाद ही लेके आया, ठीक है? अब मैं लेके आया, ऐसा भी तो हो सकता है पिछला साल का कुछ कपड़ा बच जाए मेरे पास, तो मेरे पास पिछला साल का स्टॉक था यहाँ पे, ठीक है? इसको मैं बोलूँगा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? और इस बार बनाने के बाद जो मैं लेके आया परचेस करके, इस बार बनाने के बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास कुछ सामान बच जाए। बच सकता है, बच सकता है ना? तो मान लो वो बच गया मेरे पास एट द एंड, कब? 31 मार्च को। ये हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब। ये सारा समझ गए हम लोग? टी शर्ट बनाए, कहाँ से क्या क्या आ सकता है, हम लोग एक एस्टिमेट लगा लिए कि यहाँ खर्चा होगा, वहाँ होगा, ऐसा फलाना ढिमकाना, सब कुछ होगा।
ऑनलाइन 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 समझ में आ रहा है? अभी तक हम लोग बस कपड़ा बनाने का यस सिलसिला सर। जारी किया। अब ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, जो मैं मैन्युफैक्चर करूँगा, जो मैं प्रोड्यूस करूँगा ना, बस उसी से रिलेटेड सारा आइटम आएगा। और मेरे को पता है कि डेबिट साइड हमेशा एक्सपेंसेस होगा, क्रेडिट साइड हमेशा प्रॉफिट होगा अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊँ। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ना मेरे लिए खर्चा है ना फ़ायदा है, लेकिन वो क्या है, एक स्टॉक है, एसेट है। और एसेट हमेशा कौन सा बैलेंस शो करेगा? डेबिट बैलेंस। मतलब ये जब आएगा तो डेबिट साइड आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है। ऑनलाइन वाले भी बस समझो इसको, लिखना नहीं है। टू ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक हो गया मेरे पास है, अब मेरे को और चाहिए कपड़ा। मैं उठा के लेके आया ना, क्या किया, परचेस। परचेस मेरे लिए एक्सपेंसेस है तो मैं डाल दिया टू परचेस। ठीक है, अगर रिटर्न हुआ तो मैं इसी से माइनस कर दूंगा। कुछ परचेस अगर रिटर्न हो गया तो उसको क्या बोला जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड। परचेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। अब सामान आ गया, मैं बनाऊंगा, बनाऊंगा तो मैं वेजेस दूंगा ना। अब ट्रेडिंग अकाउंट में बस वो आइटम आएगा जो मेरा कपड़ा बनाने पे डायरेक्टली रिलेटेड है, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट रिलेटेड होना चाहिए। पर यूनिट जब मैं बोल दिया, वो कपड़ा से सिर्फ रिलेटेड है ना, लेकिन वहीं पे मैं बोला सैलरी दे रहा हूँ और तुमको काम करना है, ये भी तो हो सकता है। उस वो कपड़ा भी बना रहा है, ऑफिस भी देख रहा होगा, झाड़ू भी मार रहा होगा, मशीन भी चला रहा होगा, कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि उसको मैं सैलरी में रखा हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ। लेकिन जिसको मैं वेजेस पे रखूंगा उसको मैं डायरेक्ट बोलूँगा, पर यूनिट का हिसाब से दूंगा मैं तुमको। 150 रुपया देगा, काम करना है करो, नहीं तो जाओ। वो कपड़ा इधर बना रहा था बैठ के, 3 घंटा कपड़ा बैठ के बनाया वो। ठीक है, उधर से ओनर आया, उसको बोला मेरा बेटी को स्कूल से लेके आओ, तो वो जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा, इधर इसका काम रुक जाएगा, काम रुकेगा, पैसा नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? लेकिन वही सैलरी पे एक को रखा हुआ है, मेरा घर पे सब्जी लेके जाओ तो दौड़ के जाएगा वो, क्योंकि उसको काम ही नहीं करना है। ठीक है, वेजेस आ जाएगा, टू वेजेस। हाँ, अब बताओ, मशीन चलेगा, मशीन चलेगा ना, मशीन खराब हो सकता है या टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। मशीन टूटेगा, टूट गया, मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा, नुकसान किसको होगा? अपन को होगा। तो मैं वो मशीन का इंश्योरेंस करा दूँ। वो मशीन का इंश्योरेंस मैंने किस लिए कराया? ताकि कपड़ा जो बनाया जाए वो बनते रहे। अगर बनना छूट गया तो उससे जो फ़ायदा होने वाला था वो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को दे। ये आप लोग को इंटर में पढ़ने मिलेगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट, इसको बोला जाता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसका भी इंश्योरेंस होता है। एक होता है कि मैंने अपना कंपनी का अंदर का इंश्योरेंस करवाया, करवाया ना, अब आग लग गया, टूट गया, फूट गया तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी वाला दे देगा। अब एक होगा कि आग लग गया मेरा कंपनी पे, फैक्ट्री पे, 6 महीना तक काम नहीं हो पाया, वो 6 महीना मेरे को कितना प्रॉफिट होने वाला था, प्रीवियस ईयर को देख के एस्टिमेट लगा के फॉर्मूला वॉर्मूला लगा के निकाल लिया जाएगा वो, उसके ऊपर भी इंश्योरेंस होता है। तो मशीन का इंश्योरेंस भी उसी तरीके का है। कपड़ा अगर बनना रुक गया, मशीन टूट गया, कुछ भी हो गया, पैसा कौन भरेगा? मेरे पॉकेट से तो नहीं भरूंगा मैं, कंपनी वाला देगा। अगर इंश्योरेंस मशीन का है, सिर्फ मशीन का, और वो मशीन सिर्फ प्रोडक्शन में यूज़ कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। अब दो तरीका होगा इलेक्ट्रिसिटी का, एक इलेक्ट्रिसिटी का दो तरीके का कंजम्पशन होता है ना, एक वाट में होता है, एक हॉर्स पावर, ऐसा कुछ है। सुने हो कभी? नहीं सुने हो? ठीक है, तो मैं सिंपल में रखता हूँ। अगर मशीन चलाने में मेरा कितना खर्चा हो रहा है अलग से निकल जा रहा है ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मशीन। लेकिन सिर्फ अगर इलेक्ट्रिसिटी बोलूँ मैं,
तब तो पूरा बिल्डिंग आ जाएगा। वही उसी तरीके का जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कपड़ा बनाने से रिलेटेड, ये बनाने से रिलेटेड, ये टी शर्ट बनाने से रिलेटेड, वो सारा एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर कहीं पे दो जगह पे टच किया हुआ है, दूसरा भी काम कर रहा है और बाइफर्केशन नहीं है, तो आपको उसको इनडायरेक्ट मानना होगा। वो कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सबसे अच्छा खबर क्या है, आप लोग ये दोनों प्रैक्टिस नहीं करना है मेरे साथ, आपको बस कॉन्सेप्ट हाथ में रखना है और एमसीक्यू और थ्योरी पोर्शन घर पे जाके लेजर बना के फाइनल अकाउंट कंप्लीट नहीं करना है। कहाँ क्या ट्रीटमेंट होगा वो बस याद रखना है। अब देखो, नुकसान वाला बात तो कर दिया, फायदा वाला बात करें क्या? अब मैं बनाऊंगा तो मैं सेल करूंगा, जो सामान बन जाएगा वो बनने में मानो लग गया मेरा 8 रुपीस, इसको मैं क्या बोलूंगा, सेल प्राइस या कॉस्टिंग? कॉस्ट प्राइस। अब इसमें मैं क्या जोड़ूंगा? प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद ही होगा ये सेल प्राइस। मान लो मैंने 2 रुपया प्रॉफिट ऐड कर दिया, तब जाके सेल हुआ, तो ये मेरे लिए फायदा है ना, रेवेन्यू है ना, बाय सेल। इसी से अगर कोई रिटर्न है तो रिटर्न कर दो। ये रिटर्न इनवर्ड होगा या रिटर्न आउटवर्ड होगा? रिटर्न इनवर्ड। अब सारा सामान बनाने के बाद मेरे पास बच गए स्टॉक एट द एंड, तो मैं लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक। अगर इस साइड ज़्यादा है तो आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट, और इस साइड ज़्यादा है तो आ जाएगा ग्रोस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट सीख गए। अब बाकी का बाकी रेवेन्यू, फायदा, बाकी जो भी फायदा है, इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सिर्फ इंश्योरेंस बोल दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। डेबिट साइड एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड इनकम। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरी है, पढ़ ले। इसका फीचर पढ़ ले क्या? फीचर, हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट सीख लिया ना? सीखना कुछ नहीं था, बस समझना था कहाँ क्या जाता है, क्यों जाता है। प्रैक्टिस नहीं करना है घर पे जाके, ठीक है? पहला लिखा, दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म बाय द ओनर हिमसेल्फ। अरे हम लोग प्रैक्टिस ही कर रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप, उसका मतलब ही होता है अकेला मालिक, तो बनाएगा भी तो मालिक अकेले ही, या 10 आएगा? एक ही बनाएगा ना। नेक्स्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज रिलेटिंग टू फॉर्मेशन एंड क्लोजर आर द मिनिमम हियर। अब इससे क्या समझोगे? कुछ तो बता जिंदगी। हाँ, फॉर्मेलिटी इसमें कम होगा बोल रहा है, खोलने के लिए भी बंद करने के लिए भी। अरे अकेला मालिक है तो रूल्स रेगुलेशन तो कम ही रहेगा ना। 10 होगा तो अलग अलग लो पकड़ेगा। अकेला हूँ मैं, अकेला वाला जो लो लगता है मेरे को बता दो, मैं कर लूँगा। 10 जन वाला लो मत बताओ मेरे को, पार्टनरशिप का, एलएलपी का, सब का मत बताओ। मैं अकेला हूँ, मेरे को अकेला वाला लो बताओ। तो एक ही लो पकड़ो, खोलेगा भी उसी के मुताबिक, बंद भी उसी के मुताबिक, तो ऑटोमेटिकली कम पड़ गया। मारो उसको थप्पड़। इन द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस द सोल ओनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इससे क्या समझ रहे हैं? देखो कुछ कुछ ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी अंडरलाइन करो। पहला फीचर बोला सिंगल ओनर, दूसरा लेस रेगुलेशन, तीसरा अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। ये अनलिमिटेड लाइबिलिटीज मतलब समझ में आ गया? आ गया? बताओ। क्यों? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब तो वही हो गया, अपना सामान बेचना होता, वो तो कोई भी बोलेगा। क्यों? हाँ, तो
तो अनलिमिटेड का मतलब ही वही हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ क्यों करना पड़ेगा वो चीज़? लॉस होगा तभी बेचेंगे, लेकिन कारण क्या है कि ये लॉस अगर हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो मेरा घर का संपत्ति भी हड़प लेगा, क्यों? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बिजनेस ओनर एंड इट्स कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ा था। वो चीज़ इसमें नहीं लग रहा है। वो मालिक ही अकेला है, वही चला रहा है। ये कोई एलएलपी में जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, कोई पार्टनरशिप में जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ये अपना बिजनेस खुद का नाम पे रजिस्ट्रेशन करवाया, तो ये तो फंसेगा यही ना, दूसरा किसको पकड़ने जाए? उसीलिए इसका सारा संपत्ति हड़प लेगा। समझा? अगर ये एलएलपी में चला जाता बच जाता, लेकिन वहाँ पे भी पार्टनरशिप चाहिए, पार्टनरशिप में जाता वहाँ पे भी बच जाता ये, लेकिन ये अकेला राजा है, तो फंसेगा भी अकेले ही, भरो पैसा। सी क्या है? A sole proprietor is only the one who bears all risks which are related to its business। मतलब सी और डी लगभग सेम है। बोल रहा है कि अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, फंसेगा भी तो तुम अकेले, सारा रिस्क तुम ले रहा है, वही बात बोल रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट, द सोल प्रोप्राइटर कंट्रोल ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज एज ऑल द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई विद हिम ओनली। अरे भाई अकेला मालिक है, तो पावर भी तो उसी के पास होगा, या किसी और को देके छोड़ेगा? सोना मैं एब्सेंट हूँ, तुम देख लो, ऐसा बोलेगा क्या? किसी को निकालना होगा भी तो उसका साइन चाहिए, सोना का साइन से नहीं होगा। ठीक है, भले कंपनी वाला सोना को सैल्यूट करता होगा, लेकिन सोना का साइन में कुछ नहीं है, उसका साइन बस एक ही जगह काम देगा, वो बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि मैं लो क्लास में नहीं हूँ ना, अकाउंट्स में हूँ, तो मैं वो लो वाला भाषा नहीं यूज़ कर सकता। अब वो कहाँ साइन मारेगी, उसका मर्जी है। लास्ट पॉइंट, द लॉ डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द सोल प्रोप्राइटर एंड इट्स बिजनेस। देखो लास्ट में ये बात बोल ही दिया। However, while accounting, the owner and the business are considered as two separate entities। लेकिन अगर हम लोग अकाउंट्स करेंगे ना, वैसे तो मालिक ही है सब कुछ, लेकिन अकाउंट्स करेंगे तो फिर मालिक को नहीं जोड़ेंगे, दोनों का अलग अलग हिसाब किताब होगा। बिजनेस का फायदा नुकसान बिजनेस में देखा जाएगा। मालिक का घर में अगर मान लो कि आज कहीं से पैसा आ गया, तो बिजनेस में जोड़ा नहीं जाएगा, वो मालिक के अकाउंट में ही चला जाएगा, बिजनेस के अकाउंट में नहीं। अकाउंट जब करेंगे तो सेपरेट मानेंगे, लेकिन दोनों सेम है। फीचर खत्म। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नेक्स्ट। सिर्फ पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, समझना है। क्या बोल रहा है देखो, दिस इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो मैन्युफैक्चर कर रहा है बस वही प्रिपेयर्ड करेगा। मतलब जैसे हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे थे या सर्विस दे रहे थे, तो हम लोग बनाएंगे, लेकिन अपना काम नहीं है, सीखना है बस, लेजर बना के नहीं बैठना अपने को। इट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बना रहा है, मार्क कर लो, टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ गुड्स। एमएफजी अकाउंट काहेला बना रहे हैं हम लोग, ताकि कॉस्ट पता चल जाए। देखो मैन्युफैक्चरिंग जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे तो हम लोग हमें सेल परचेस सब डाले थे ना, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी सारा डाटा डालने के बाद कितना रुपया मेरा लगा वो निकल जाएगा। ठीक है, द आइटम डेट अपेयर इन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट्स आर लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर तो पता है, जैसे कि वो मैं वेजेस दे रहा था ना पर यूनिट दे रहा था ना, वो डायरेक्ट लेबर हो गया। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, वो टी शर्ट बनाने में ही काम कर रहा है। और दूसरा बोल रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि मटेरियल परचेज किया था मैंने, किया था, इलेक्ट्रिसिटी पे किया था, वो सामान बनाने के लिए यूज़ किया था ना, लाइट यूज़ किया ना मैंने, कुछ तो गया मेरा, सामान बनाने में गया, दूसरा काम तो नहीं आया। और तीसरा है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट क्या क्या हो सकता है, जैसे अगर फैक्ट्री का वो फ्लोर का हम लोग रेंट दिया, खर्चा है मेरा। फैक्ट्री जितना मैं उसका अलग से तो रेंट दे ही रहा हूँ, लेकिन जो
एरिया में यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए भी पैसा दे रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा कॉस्ट है, खर्चा है, खर्चा है। बल्ब लगा रहा हूँ मैं फैक्ट्री के लिए, बस फैक्ट्री के अंदर में ही वो जगह उजाला हो, खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी तो अलग से है, लेकिन बल्ब में भी तो पैसा जा रहा है मेरा, और ऐसा छोटा मोटा बहुत सारा खर्चा होगा ही। तो उसको ओवरहेड, एक्चुअली खर्चा, वही डायरेक्ट खर्चा जो है ना, ओवरहेड भी बोल सकते हो उसको। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री में जो खर्चा मैं कर रहा हूँ, जो मेरा लग रहा है, वो हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। कॉस्ट का मतलब तो पैसा हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको और डेप्थ में मिलेगा जब आप लोग इंटर में जाओगे, कॉस्टिंग जब पढ़ोगे, कॉस्ट अकाउंट, तब आप लोग को फैक्ट्री का बारे में, ओवरहेड के बारे में और डेप्थ मिलेगा। ओवरहेड मतलब वो खर्चा ही है और कुछ नहीं है, खर्चा ही है, ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। द क्रेडिट साइड इंक्लूड्स क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, द डिफरेंस बीइंग ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट फ्लोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया। देखो एक बात बताऊं, परचेस यूज किया क्या यहाँ पे, या सेल वर्ड यूज किया, नहीं किया, बस सामान। पहला चीज क्या यूज कर रहे हैं इन लोग, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, ये हो गया वर्क इन प्रोग्रेस, इसको वर्क इन प्रोग्रेस बोला जाता है, जो अभी प्रोग्रेस में है। और दूसरा चीज जो रॉ मटेरियल में यूज कर रहा हूं उसको बोला जाएगा कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट, खर्चा, ये सारा, और भी डायरेक्ट अगर कोई है आ गया, खर्चा हो गया ना। सारा करने के बाद मेरे पास एट द एंड क्या बचा, कुछ तो स्टॉक बचा होगा, मैं उसको हटा दूंगा। वो WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल का तो मैंने डाला ही नहीं था यहाँ पे, डाला क्या रॉ मटेरियल, नहीं डाला ना। क्लोजिंग WIP, जो भी पैसा होगा वो मेरा कॉस्ट होगा, कॉस्ट होगा, हाँ कॉस्ट होगा। ये मेरा कॉस्ट है ना, यही जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। जो सेल करूंगा ना, इसमें प्रॉफिट जोड़ के तो सेल करूंगा, बस। नहीं समझ में आया, बिल्कुल। ये मेरा अकाउंट का टारगेट क्या है, ये अकाउंट बनाने का रीजन क्या है, कितना मैंने सामान जो बेचा उसका कॉस्टिंग क्या है, वही ना, कितना बनाया है, नहीं कितना बेचा। बनाया होगा तो फिर नेक्स्ट ईयर जो आएगा उसमें मैं डाल दूंगा। सबसे पहले मेरा वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, मतलब मान लो अगला साल मैंने कोई आधा बना के छोड़ा है, वो इस साल यूज़ करूंगा, तो उसको मैं ओपनिंग, सारा खर्चा इस साइड ना, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब ये रॉ मटेरियल भी नहीं है, फिनिश गुड भी नहीं है, आधा में है, आधा में। मान लो हम लोग बना रहे थे साइकिल, सारा उसका फ्रेमिंग वेमिंग सारा कर लिया मैंने, पहले तो लोहा ही होगा ना, आयरन ही होगा ना, या फिर स्टील जो भी हो। बनाने के बाद उसमें चक्का लगाऊंगा, फिर बेचूंगा ना, चेन वगैरह उसको कंप्लीट करके बेचूंगा। लेकिन मैंने उसका टायर ही नहीं लगाया, क्या वो जब मैं उसको खरीद के लाया था वो कंडीशन में है या चलाने के कंडीशन में है, दोनों में से कोई एक कंडीशन में है क्या, वो बीच में है ना। अब वो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर और काम करना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ेगा ना। तो इसलिए आधा काम हुआ, उसीलिए बोल रहा है कि वर्क इन प्रोग्रेस, कंप्लीट भी नहीं हुआ है और ये रोम भी नहीं है, तो बस वो मटेरियल में अगला साल का इस साल यूज़ कर सकता हूँ, और ओपनिंग स्टॉक है तो डेबिट साइड में आगे बैठेगा, ठीक है। अब खर्चा लगाओ इस पे, लेबर लगेगा,
लेबर कॉस्ट डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ये भी तो डायरेक्टली खर्चा है, खर्चा है। और दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी लग सकता है। हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, जैसे ट्रेडिंग में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक डाले थे ना, तो इसमें भी तो कुछ ना कुछ वर्क इन प्रोग्रेस बच सकता है, आधा काम हुआ हो सकता है। 31 मार्च आ गया और कुछ सामान बचा हुआ है, आधा बना हुआ है, तो मैं इसको क्रेडिट साइड में डालूंगा, डेबिट साइड में तो डालूंगा नहीं। डाल दिया बाय क्लोजिंग WIP। अब एक कॉमन सेंस लगा के बताओ, डेबिट साइड ज़्यादा होने वाला है या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, किस साइड ज़्यादा होगा? मान लो ये ओपनिंग स्टॉक था 100 का और लेबर में लग गया मेरा 50, फैक्ट्री ओवरहेड में 50, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 100, टोटल कितना हुआ? 300। और क्लोजिंग WIP मेरा बचा 50, इधर 300 ही होगा। किधर ज़्यादा है? इस साइड, क्योंकि मैंने सामान बनाया है इसलिए तो वो बढ़ रहा है, बेचा तो है ही नहीं। बैलेंस इन फिगर कितना आ रहा है? 250। 250 मेरा कंप्लीट बन चुका है, फिनिश है, फिनिश है। मैं इसको सेल कहाँ पे करूँगा? हाँ, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने सोचा, जो हो सका वो तो गया बदन की खुशबू। कुछ तो बताओ, ऑनलाइन 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 कहाँ जाएगा ये? मैंने सामान बना लिया, मेरे को 10 साइकिल बनाना था जिसमें से 9 साइकिल मैंने कंप्लीट, बाईसाइकिल कंप्लीट कर दिया, एक बाईसाइकिल वर्क इन प्रोग्रेस है तो मैंने उसको हटा दिया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मेन पर्पस क्या था? कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट क्यों डाल रहे हो? 250 तो मैंने पूरा बनाया है, ये जाएगा कहाँ पे? ट्रेडिंग में क्यों जाएगा? ट्रेडिंग में कहीं पे भी आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोल के मिला है क्या? आज तक ट्रेडिंग अकाउंट में कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोल के मिला? तो फिर हाँ, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे ट्रेडिंग में जो ओपनिंग स्टॉक होता है ना वो मैन्युफैक्चरिंग का है। कहाँ से पकड़ा? बादाम खाता है तो तुक्का मारा था, तो कहाँ से बताया बादाम खाता है? ट्रेडिंग में जाएगा, तो ट्रेडिंग में जो ओपनिंग स्टॉक होता है ना, आपको पता है क्या वो वर्क इन प्रोग्रेस है या फिनिश गुड्स है? नहीं पता है ना। और उसी ओपनिंग स्टॉक के साथ हम लोग रॉ मटेरियल परचेस करके फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके बनाते हैं ना, उसके बाद ही तो सेल करते हैं। तो वो ओपनिंग स्टॉक जो है वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकता है, तो ये चला जाएगा कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना? 250। अब जब मैं ट्रेडिंग बनाऊंगा ना, तो यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक बोल के 250 भी आ सकता है। 250 किसका है? फिनिश गुड्स, ठीक है। अब वहाँ से मैंने वर्क इन प्रोग्रेस भी उठा के लेके आया मान लो, तो वो भी यहाँ पे आ सकता है। अगर ये वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रेडिंग अकाउंट में भेजता, नॉर्मली भेजेंगे नहीं, अगर भेजता तो 250 भी 50 रुपीज़ भी इधर आ जाता, लेकिन हम लोग क्या भेज रहे सिर्फ। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, हुआ होगा मेरे को बताओ। ये बैलेंस इन फिगर लिखना है, बैलेंस इन फिगर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग। तो जर्नल एंट्री रॉन्ग तो नहीं कर देगा ना? अगर क्वेश्चन मिल गया कि इतना हम लोग फिनिश्ड गुड्स बनाया है, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन चुका है, आपको बोल दिया कि 300 का फिनिश गुड्स कंप्लीट है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप का जर्नल एंट्री मारो, तो ट्रेडिंग अकाउंट टू मैन्युफैक्चरिंग, गड़बड़ मत कर देना।
अब ट्रेडिंग डेबिट में क्यों जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग को क्रेडिट में नहीं? चलो ये तो आप लोग लेजर देख रहे हैं, लेजर कब बनेगा? जर्नल एंट्री मारेगा तब। तो पहले तो जर्नल एंट्री मारा होगा, क्यों मारा? पहले तो जर्नल मारा होगा ना, उसके बाद ही तो लेजर बनाया होगा। या पहले लेजर बनाया, अब वाला बैलेंस एंड फिगर आया है तो सर ऐसा ही होगा, लेकिन इससे पहले तो आप जर्नल मारा होगा। ट्रेडिंग को क्यों डाला बताओ? एसेट, हाँ हाँ, एक्सपेंस मतलब देखो, ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है ना? नॉमिनल है या रियल अकाउंट? नॉमिनल है, खर्चा वाला अकाउंट। खर्चा डेबिट में जा रहा है, फायदा क्रेडिट में। अब आप कहीं से स्टॉक उठा के लेके आ रहे हो तो आप अपना खर्चा बढ़ा रहे हो कि नहीं? वो जो सामान ला रहे हो वो तो खर्चा है ना आपके लिए, क्योंकि आपने वो प्राइस ले चुका है। 250 आपने ले लिया उससे, अब आपको वो बेचना है। बेचोगे तभी फायदा होगा, लेकिन अभी तो बस खर्चा उठाए हो। किसी और का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा आप अपने हाथ में ले ले दे रहे बाबा। ले लिया मैन्युफैक्चरिंग से आप 250 रुपया, मेरा खर्चा बढ़ेगा? बढ़ ही गया ना 250 रुपीज़ से। तो मैं ट्रेडिंग को डेबिट कर दूँ? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट विथ रुपीज़ 250। मैन्युफैक्चरिंग अपना परला झाड़ लिया, ये भी तो नॉमिनल अकाउंट है। मैं तो बच गया बोल के क्रेडिट में भागेगा ये। टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जर्नल मार लो इसका, मारो जर्नल। हाँ, सिर्फ ये और रीजन लिख देना, रीजन लिख देना, बिंग अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या फिर बैलेंस इन फिगर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अपना समझने के लिए लिख दो कि मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग ट्रांसफर किया ट्रेडिंग पे। आपको जो भाषा समझ में आता है उसी भाषा में लिख दो, क्योंकि आप ये मार के तो दिखाओगे नहीं, आपको बस वो जनरल क्यों मारा वो चीज़ समझ में आना चाहिए। अपना भाषा में, जैसा हिंदी इंग्लिश आसामी जो मन उसी में लिख दो, बस समझ जाओ कि मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेडिंग में डाला क्यों, क्योंकि मेरे को बेचना है। तो लिखते ही लिखते, बोलते ही बोलते एक बात मैं पूछ लेता हूँ, इतना साल हम लोग किए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोग कभी प्रैक्टिस किया नहीं, सीखा भी नहीं, सीखा नहीं ना, आज देख रहा है बस। क्यों? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या होगा, बस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज़ें ध्यान देगा वो। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, वो सामान तो उठाएगा लेकिन बेचेगा भी खुद, बिजनेस भी खुद करेगा। समझा? मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ बनाने से मतलब है, कौन बेच रहा है क्या बेच रहा है मतलब नहीं है उसको। तो हम लोग को तो दोनों सीखना था, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट किया और हम लोग का सिलेबस में वही था। एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी ले, क्या कारण नहीं था क्या? तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने सोचा। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रहा हूँ, करंट जा चुका है।